हेलो दोस्तों, आज के न्यूज़ घाट टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी राजनीतिक हस्ती से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र शिलाई के एक साधारण गांव से निकलकर न केवल विधानसभा तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करी, बल्कि उससे भी बढ़कर जो हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों की 5 दशक से चली आ रही मांग थी, उसको केंद्र और प्रदेश में उसको मान्यता दिला के उसको सिरे तक पहुंचाया। आगे हम बात करेंगे वो क्या मुद्दा है। इस बातचीत में आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलेगी, संघर्ष मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और सक्सेस भी सुनने को मिलेगी। चलो तो आइए आज मुलाकात करते हैं हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व शिलाई के पूर्व विधायक श्री बलदेव तोमर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टॉक शो में। धन्यवाद। बहुत टाइम से आपसे बातचीत शुरू करने का सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं तो आपसे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज हम बातचीत की शुरुआत तोमर साहब इस बात से करना चाहेंगे कि आप किस तरह से, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, क्या रहा, आप इस बारे में आप थोड़ा बताओ डिटेल। मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और राजनीति में तो हमारा कोई दूर दूर तक कोई इतना लंबा संबंध नहीं रहा है। मेरा जो परिवार है, हम शिलाई गांव, जो प्रॉपर गांव है, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी 8वीं तक की उन्होंने पढ़ाई करी और बड़े संघर्ष से पढ़ाई करी। शिलाई से पैदल ददाहू जाकर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद उन्होंने अपना मजदूरी से काम शुरू किया। वो मजदूरी करते थे, उसके बाद उन्होंने मिस्त्री का काम शुरू किया, उसके बाद उन्होंने ठेकेदारी शुरू करी और उसके साथ साथ पूरा परिवार का भी, जैसे कि गांव में आपको पता है कि सामूहिक परिवार रहता है और हमारा परिवार लगभग 60-70 लोगों का अभी भी सामूहिक परिवार है। तो पिताजी ने काम कर कर के, मेहनत करके, ठेकेदारी करके घर भी बनाए, मकान भी बनाए और साथ साथ हमारी पढ़ाई भी कराते रहे और बड़े साधारण रूप से हम लोग पढ़ाई करी। शिलाई से मैंने अपनी शिक्षा 10वीं जो है, 9वीं जो है शिलाई से करी। उसके बाद 10वीं में मैं माजरा गया और उसके बाद नाहन डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद हम वापस अपने घर आ गए और अपना काम कारोबार करने की हमारी इच्छा थी, उसी में हम लोग करते थे। लेकिन बाद में राजनीति का शौक़ लग गया, क्योंकि हमारे पूर्व विधायक थे जगत सिंह नेगी जी, जो 1990 में विधायक बने थे और 1995 से जब मैं वापस आया तो उसके बाद हम राजनीतिक क्षेत्र में उनके साथ जुड़े। उन्होंने हमें राजनीति में युवा मोर्चा में काम दिया और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ गए। तो हम बहुत ही साधारण परिवार से है, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व में कोई रहे। हाँ, निश्चित मेरे पिताजी जो है वो 5 साल के लिए पंचायत के प्रधान उस वक्त शिलाई में बने। तो राजनीति का धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया, तो आज राजनीति में हम इस प्रकार से जो है आगे आए। तो मतलब जो एजुकेशन के दिन थे, वो साल थे, वो कैसे थे? पढ़ाई में आप कैसे थे? एवरेज थे या ठीक? पढ़ाई में मैं जब स्कूल टाइम में था तो मैं बहुत, मेरे 8वीं में जो है वो लगभग 80% से ऊपर मार्क्स थे। पढ़ाई में मेरे बहुत अच्छा था। 10th में भी मेरे 85% के आसपास नंबर आए और उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में थोड़ी बहुत समस्या रही। मैंने साइंस ज्वाइन कर ली +1 +2 में, लेकिन वो +1 में कंपार्टमेंट की वजह से फिजिक्स में कंपार्टमेंट आई और वो वापस रिवर्स लग गया, वापस +2। उसके बाद मैं आर्ट्स में गया, फिर मैंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन करी और कॉलेज टाइम में फिर हम AVP से उसमें जुड़े, जो हमारा संगठन है आज, उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया। उसमें हम कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, एक आधा चुनाव भी लड़ा AVP में, नाहन डिग्री कॉलेज में। तो पढ़ाई में हम मतलब उसके बाद कॉलेज में हम एवरेज पढ़ाई रही, कोई ऐसे भी नहीं है कि ज़्यादा स्कॉलर हो गए, लेकिन एवरेज पढ़ाई से हमने ग्रेजुएशन करी। कैसा नेचर होता था उस टाइम? थोड़े उस शरारती वक्त थे? मैं शरारती नहीं था। जो मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि आप बहुत ही, मतलब मैं शरीफ और सीधा, बहुत ही मतलब शर्मालू टाइप का लड़का था। ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, अपना बस काम करना, काम पे ध्यान रखना, पढ़ाई पे ध्यान रखना, बस इस प्रकार का मेरा नेचर रहता था। उस टाइम के दोस्त भी कुछ ऐसे हैं जो आज तक साथ हैं? हाँ, उस वक्त के मेरे दोस्त, शिलाई के जो मेरे दोस्त हैं, तो आज उनमें से बहुत सारे लोग अपनी कारोबार है, किसी की दुकानें हैं, कि वो ठेकेदारी करता है, तो मुझे मिलते हैं। जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो मिलते हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादियाँ हो गई, तो मिलके वो स्कूल के टाइम की बातें याद आती है। जी। क्योंकि स्कूल में दोस्त जो थे वो अलग थे, कॉलेज गए तो वहाँ पर एक अलग सर्कल दोस्तों का बन गया। तो अब कॉलेज के दोस्त भी जो हम नाहन में जब पढ़ते थे, वो दोस्त अब भी मुझे मिलते आते हैं, कई बार हम गेट टुगेदर करते भी है, मिलते भी है। तो वो भी एक अपना ही समय था, वो जीवन अलग जीवन था और उसका भी अपना एक आनंद था। बिल्कुल।
अभी परिवार में भाई वगैरह? मेरे परिवार में बहुत मेरी बड़ी एक, फैमिली बताई आपने। हाँ वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली जैसे गांव में होती है, तो उसमें मेरे पिताजी वगैरह जैसे 5 भाई थे और उनके आगे 12 बेटे हैं। तो आगे 12 बेटों के आगे कोई 14-15 और बेटे हो तो सर गए, गांव में उनकी सारे बेटियां हैं। इकट्ठे रहते हैं सारे अभी इकट्ठे? भी इकट्ठे रहते हैं, क्या बात। मतलब लेकिन जैसे अब सबके काम है, मान लो हम पौंटा में ये मकान यहाँ रहते हैं, एक परिवार और यहाँ रहता है बिजनेस के लिए, कोई जैसे गांव में जहाँ बांस होते हैं, जहाँ ज़मीन नहीं होती है वहाँ रहते हैं। लेकिन जैसे कोई सुख है दुख है तो हमारा घर गांव में एक ही जगह है, जो पुश्तैनी घर है वो सब लोग वहीं पे आते हैं। तो कम से कम भी 60-70 आदमी का परिवार अभी भी है। क्या बात। और हमारा जैसे मेरा है तो मेरे से बड़ी बहन है, उनकी उत्तराखंड में शादी हुई है, देहरादून रहते हैं। और 2 मेरे छोटे ब्रदर हैं, दोनों अपना काम देखते हैं। और बस हमारी इतनी फैमिली है और मदर फादर अभी है। तो मतलब जब फिर आप कॉलेज से बाद आए यहाँ पर, फिर आपने राजनीति का सफ़र शुरू करा, वो कैसा रहा, क्या रही शुरुआत में? राजनीति का सफ़र का कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं कॉलेज के बाद आया, कॉलेज के बाद आते ही अब जो हमारे पूर्व विधायक जी थे स्वर्गीय जगत सिंह नेगी जी, उनके साथ हम जुड़े, उनके साथ हमारे रिश्ते नाते भी थे। तो पिताजी पार्टी के लिए काम करते थे, वो भी अपने पद पे रहे, मंडल अध्यक्ष भी रहे मेरे पिताजी, और जिला में उपाध्यक्ष भी रहे। तो जब मैं कॉलेज से आया तो एबीवीपी में हमको शौक़ तो था ही काम करने का। और उसके बाद फिर नेगी जी ने मुझे 1995 में कॉलेज से आने के बाद युवा मोर्चा का मुझे अध्यक्ष बनाया मंडल का। तो हमने युवा मोर्चा में काम किया। उसके बाद फिर उनके साथ आना जाना कार्यक्रम में, तो एक इंटरेस्ट था बढ़ता गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हमने चुनाव लड़ना है या हम राजनीति में इतने आगे जाएंगे, क्योंकि इतनी हमारी पृष्ठभूमि नहीं थी। तो जब शौक़ लग गया तो उसके बाद हम काम करते करते आगे बढ़े। और उसके बाद पार्टी ने जिम्मेदारियां दी, किसान मोर्चा में काम किया, और उसके बाद फिर युवा मोर्चा प्रदेश में काम किया। और फिर 2003 का जब विधानसभा का चुनाव आ रहा था, 2003 के विधानसभा के चुनाव में हमारे एक उस वक्त के मंडल अध्यक्ष थे शिलाई के, आज वो नहीं रहे बेचारे, ठाकुर कुंदन सिंह जी, हमारे आंजबोझ क्षेत्र जो है वहाँ से थे। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाकर बोला कि, तब मैं किसान मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप टिकट के लिए अप्लाई करो। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा कि हमारी ऐसी कोई पृष्ठभूमि है नहीं, और हम इतना बड़ा हमने सोचा भी नहीं है कि हमने चुनाव में जाना है, ऐसा करना, अपना काम कारोबार करेंगे, राजनीति का शौक़ है, जो पार्टी काम देती है उसको करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कोशिश करो। तो मैंने कहा चलो कोशिश कर लेंगे। और 2003 में हमने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया, और उस वक्त पार्टी ने हमारे दिलीप सिंह तोमर जी है जो जिला के अध्यक्ष भी रहे, उनको पार्टी ने टिकट दिया। उसके बाद हमने पार्टी में उनके लिए काम किया, और काम करते करते गए। तो उसके बाद सरकार प्रदेश में बनी नहीं, लेकिन हम पार्टी की जो संगठन की जिम्मेवारियां थी उसमें काम करते रहे। जो भी पार्टी ने जिम्मेवारी दी, युवा मोर्चा प्रदेश में काम दिया, किसान मोर्चा में काम दिया, वो सारे काम हम करते रहे। और 2007 का फिर विधानसभा का चुनाव आया, और उस विधानसभा के चुनाव में हमने फिर से टिकट के लिए अप्लाई किया। और टिकट के लिए जब अप्लाई किया तो उस वक्त भी हम इतने कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि फील्ड में इतनी जान पहचान नहीं थी, और पार्टी के संगठन का काम करते थे, लेकिन कभी नेता की दृष्टि से कभी सोचा नहीं था कि हम कोई लीडर बनेंगे, वो करेंगे। बस एक शौक़ था तो अप्लाई कर दिया, और पार्टी ने उस वक्त हमारे ऊपर विश्वास जताया, और मुझे 2007 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। और टिकट मिलने के बाद बड़ी समस्या होगी, जब मैं दिल्ली से वापस हम आ रहे थे, जब टिकट हो गया तो मेरे साथ तो 3-4 लोग और थे, हम 4 लोग टोटल थे। तो जब हम रात को वहाँ से चले तो हम रास्ते में खाना खाना रुके मुरथल के पास। तो मैंने उनको कहा कि यार अब टिकट तो मिल गया, पर अब करेंगे क्या, क्योंकि उस वक्त एक हमारे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब थे, उन्होंने बड़ी तैयारी करी थी 2 साल से, और लोगों का विपक्ष जो हमारा था बीजेपी के लोग मैक्सिमम उनके साथ जुड़े हुए थे। अब लोग समर्थन उनके साथ था, लेकिन पार्टी ने टिकट मुझे दे दिया। अब टिकट जब मिल गया तो मैंने रास्ते में कहा, मैंने कहा अब करेंगे क्या, मैं कहा टिकट तो मिल गया, पर हम लोग तो 4 ही है। खैर हमने कहा चलो देखते हैं, हिम्मत थी हमारे में, कहा चलो देखते हैं। जो तब आए, घर आए, चलो लोगों से मिलना जुलना हुआ, लेकिन लोग तो उधर जुड़े हुए थे, और लोगों ने उनको इंडिपेंडेंट के लिए तैयार कर दिया, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जी थे। अब चुनाव हो गया, नॉमिनेशन हो गया, तो कई बार पार्टी को, उस वक्त पार्टी को लगा भी कि टिकट बदल देते हैं।
पर पार्टी को एक विश्वास था कि हमने कभी ये सीट जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सीट जीती नहीं थी, क्योंकि 90 में जगत सिंह नेगी जी विधायक रहे, वो जनता दल से रहे थे, अलायंस था बीजेपी के साथ। तो पार्टी को लगा कि हमने एक नौजवान लड़का, एक जो स्वयंसेवक है, उसको हमने एक तैयार किया है, तो देखते क्या होता है। और मुझ पर पार्टी ने विश्वास जताया और चुनाव हमने लड़ा, और हमने बड़े शौक से वो चुनाव लड़ा। तब हमारी उम्र भी 37 साल की थी। हमने वो चुनाव बड़े शौक से लड़ा, और परिणाम जब आया तो क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो पार्टी का वोट तो मैक्सिमम वहाँ गया। तो मुझे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वोट पड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट में मुझे मात्र 3616 वोट पड़े, 8% के लगभग वोट मुझे उस वक्त पड़ा। और एक बार सारे मेरे परिवार के लोग भी मेरे को बोलते कि अब क्या करना है, अब लोग तो है नहीं और आप अब अपना काम धाम करो। लेकिन मेरे में एक शौक़ था, इच्छा शक्ति थी कि मुझे अगर पार्टी ने मौका दिया है, ईश्वर ने मौका दिया है, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ हो कि मुझे सेवा करने का, अपने लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और मैंने अपने परिवार में कहा कि अब मुझे यही काम करना है और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे साथ अगर 3600 लोग हैं तो मैं उनके लिए भी खड़ा हूँ, उनके साथ भी काम करूँगा, और जो पार्टी के और लोग भी गए उनसे भी कोशिश करेंगे। सरकार तब प्रदेश में बन गई, माननीय धूमल साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और अब इच्छा शक्ति मेरी थी लेकिन जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि माननीय धूमल जी के पास कैसे जाऊं। तो चौधरी सुखराम जी हमारे मित्र हैं, जो पोंटा से विधायक है, पूर्व मंत्री है, उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी क्या दोस्ती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप शिमला चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा अब शिमला जाऊँ तो, पर मैं क्या कहूँगा वहाँ पर, मैंने कहा वोट तो बहुत कम पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो आप, कोई बात नहीं, चलते। तो हम उनके साथ चले गए शिमला, सीएम ऑफिस में चले गए, सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो जब हम अंदर गए तो धूमल साहब ने मेरे को बोला कि जमानत तो बचा लेता कम से कम बलदेव। मैंने कहा सर अब कोशिश करी, मैंने कहा अब परिणाम आपके सामने है, लेकिन मैं कहा ये है कि आपने एक पौधा लगाया है, तो मैं कहा अगर उसको आप पानी देंगे तो निश्चित रूप से, मैंने कहा आपको आने वाले समय में हम अच्छे रिजल्ट देंगे। खैर धूमल साहब ने कहा कि ठीक है आप काम करिए, आप लगिए फील्ड में। तो हमने उस दिन के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। और वो जो 5 साल का 7 से 12 का जो समय रहा, उस वक्त हमने बहुत मेहनत करी। मैंने विधानसभा का ऐसा कोई घर नहीं हमने छोड़ा जिस घर में मैं नहीं गया हूँ, चाहे वो किसी जाति से संबंध रखता हो। हम हर घर के सुख में दुख में, मैं अपनी विधानसभा के अंदर जो है पूरे 5 साल डटा रहा, और लोगों के हमने काम भी किए। और क्योंकि हमारी जो विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में एक पार्टी का लगातार राज रहा है और एक ही परिवार का लगातार राज रहा है, क्योंकि 7 साल 7 बार जो है स्वर्गीय गुमान सिंह जी वहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, विभिन्न पदों पे रहे। और उसके बाद आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी जो वर्तमान में मंत्री है, वो लगातार जीतते रहे। एक 90 का अगर 2.5 साल का समय हम छोड़ दें, तो उसके बाद वो लगातार विधायक बनते रहे। तो उस विधानसभा में जो है वो परिवर्तन करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता थी, और हमने वो काम किया, हमने संघर्ष किया, पूरा रात दिन एक किया। हमारे अंदर इच्छा शक्ति थी कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो हम करेंगे, और मेहनत हमने बहुत करी, हमने पूरा कर्म किया। सरकार थी, काम भी हुए, जो लोगों ने कहे जितने काम कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया। लेकिन एक लोगों के अंदर हमने विश्वास जगाया कि एक विधायक क्या क्या कर सकता है, कि क्या क्या उसके पास काम होते, कितना कुछ कर सकता है। उसके लिए हमने लोगों को, जो लोगों में गए तो लोगों में एक लगा कि ये हमारा भविष्य, ये लड़का हमारा अच्छा कर सकता है। और हम लगातार 5 साल लगे रहे, जिसका परिणाम हुआ कि पार्टी ने इतने कम वोट के बावजूद भी हमें दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी का टिकट 2012 में दिया। और 2012 में शिलाई की जनता ने जो साथ दिया, जो सहयोग दिया, उन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हम लोग लगभग 2000 वोटों से हम चुनाव जीत गए और मैं विधायक बन गया। और प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, लेकिन फिर भी हमने विधायक के रूप में जो विधायक निधि होती थी उसको जनता तक डिलीवर किया। लोगों को पहली बार उस वक्त पता लगा कि विधायक के पास एमएलए निधि भी होती है, और जो लोगों की निधि होती है लोगों को देने के लिए होती है। हमने वो हर गांव में देने का प्रयास किया, और 5 साल का समय विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की बात को उठाई, सड़कों पे भी बात को रखा। और फिर 2017 का चुनाव आया तो उसमें हम चुनाव हार गए, लेकिन सरकार प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी की बन गई। और सौभाग्य से जयराम ठाकुर जी से हमारी मित्रता पहले की थी,
और मित्रता के नाते वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो हमने उस दोस्ती का अपने क्षेत्र के लिए पूरा उसका हमने अपने मन में एक खाका तैयार कर लिया कि हम अपने विधानसभा के अंदर क्या क्या करना है। और उस कार्यकाल के अंदर 2017 से जो 22 का कार्यकाल गया, ये शिलाई विधानसभा के लिए एक बहुत ही मतलब जिसको आप कह सकते हैं यादगार समय रहेगा। कई पीढ़ियों तक इस समय को याद किया जाएगा। राजनीति तो आती है जाती है, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, मेरे से पहले कोई और थे, लेकिन जिस प्रकार से जो कार्य हमने उस 5 वर्ष के अंदर अपने विधानसभा के अंदर किए, क्योंकि हमारी विधानसभा के अंदर एक ऐसी पिछड़ी विधानसभा जिसको माना जाता था हिमाचल प्रदेश के अंदर कि चंबा और सिरमौर को लोग कंपैरिजन करते थे, और सिरमौर में भी शिलाई जो है वो कितनी पिछड़ी विधानसभा मानी जाती थी। जबकि इस विधानसभा में मैंने जैसा कहा कि लगातार एक परिवार का राज रहा, मंत्री भी रहे, सभी पदों पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अपने काम कराने के लिए हमारे लोगों को पहुँचा आना पड़ता था या राजगढ़ या नौराधार जाना पड़ता था। सिर्फ उस विधानसभा के अंदर एक पिडोली का डिवीज़न था, वो भी उस वक्त जब आदरणीय जगत सिंह नेगी जी थे उस वक्त का खुला हुआ था, वो शिलाई लेकर गए थे। हमने उस 5 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य हमने विधानसभा के अंदर किए, हमने ऐसा कोई दफ्तर नहीं छोड़ा जो शिलाई हमने उस क्षेत्र के अंदर नहीं खुलवाया। और माननीय जयराम ठाकुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद उस विधानसभा के ऊपर रहा है। अगर वो नहीं होते तो शायद इतने काम हमारे कभी हो नहीं पाते। हमने एक सिविल कोर्ट वहाँ पर शिलाई के अंदर खोला, आईपीएच का डिवीज़न हमने वहाँ पर खोल कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न हमने खोल कर दिया, डीएसपी का ऑफिस हमने खोल कर दिया, दूसरा एसडीएम कार्यालय कफोटा में खोल कर दिया, बीडीओ का ऑफिस तिलौरदार खोल कर हमने दिया, सतौन के अंदर डिग्री कॉलेज हमने खोल कर दिया, सतौन के अंदर सब तहसील हमने खोल कर दी। यानी इतने बड़े बड़े कार्य जो कभी आदमी इतने एक ही कार्यकाल में इतने दफ्तर खुलवाना, और अनेकों पीएससी सीएससी उसकी कोई गिनती नहीं, स्कूल उसकी कोई गिनती नहीं, और अन्य स्कीमें, सड़कें बनाना, आईपीएच की स्कीमें, आपके लिफ्ट की स्कीमें, हमने इतनी और सारी स्कीमें बना कर दी है कि आज शिलाई विधानसभा को लोग कंपैरिजन करते हैं कि अगर पूरे प्रदेश के अंदर कंपैरिजन करते हैं कि सिराज के बाद अगर कोई काम हुआ है जो माननीय जयराम जी की विधानसभा है तो शिलाई विधानसभा के अंदर काम हुआ। और इस बात को लोग भी मानते हैं, जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो भी मानते हैं कि ये निश्चित रूप से इतना ज़्यादा काम हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आए तो हम बहुत थोड़े वोटों से, लगभग 192 वोटों के अंतर से हम लोग चुनाव हार गए। 382 से मैं हारा हूँ, तो 192 वोट अगर इधर हो जाता तो हम चुनाव जीत जाते। लेकिन चलो, चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन जो हमने उस 5 साल में कार्य करके दिखाए हैं वो कार्य अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तोमर साहब, आप शुरुआत में जैसा आपने बताया कि आप इसके लिए विधायक के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी नहीं थे, आप मंडल अध्यक्ष के इंस्पायर करने पर आपने अप्लाई कर दिया। फिर आपने बताया कि जब आप टिकट लेकर आ रहे थे रास्ते में रुके और आपने बोला आप क्या करें। मतलब जब जीत सामने नज़र आ रही हो फिर लड़ाई लड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जब हार की संभावना नज़र आ रही हो तो लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। क्या मोटिवेशन था उस टाइम जो आप? निश्चित रूप से उस वक्त जब हम आ रहे थे तो मुझे मालूम था कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस वक्त 2007 में अपनी विधानसभा का मैंने टोटल 10% एरिया भी नहीं देखा था। वो भी सिर्फ जहाँ रिश्तेदारियाँ थी वहाँ जाता था, बाकी मैं कहीं एरिया में मिल गया था। तो नेचुरल सी बात थी कि मुझे लग रहा था हम चुनाव हारेंगे, लेकिन एक इच्छा शक्ति थी कि एक देश की इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सब आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, उस राष्ट्रीय पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे टिकट दिया है, तो हमें संघर्ष करना है। और हमने एक दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर रखी कि हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे शौक़ से लड़ेंगे, और हमने बड़े शौक़ से और इच्छा शक्ति के साथ चुनाव लड़ा। परिणाम मुझे मालूम था, इतना मालूम नहीं था कि इतनी जमानत जब्त हो जाएगी, इतने कम वोट पड़ेंगे, लेकिन ये था कि 5-7 हज़ार वोट हम लोग ले जाएंगे, जमानत शायद बच जाए। लेकिन वो परिणाम रहा, जनता का फैसला था। जनता को लगा कि भाई जो इंडिपेंडेंट जो खड़े थे कि वो इसको हरा सकते हैं, तो लोगों का मूवमेंट उधर बना। कुछ पुराने शिलाई के लोग ये बताते हैं कि शिलाई में उतना ऐसा इलेक्शन होता नहीं था, लेकिन वो इलेक्शन बड़ा महंगा गया था। हाँ, बहुत महंगा हुआ उसके बाद। वो चुनाव बहुत, उस वक्त का चुनाव जो है ना, वो सबसे पुराने चुनाव से सबसे ज़्यादा महंगा वो चुनाव गया। अब देखो, उस वक्त चुनाव इसलिए महंगा हुआ कि वो जो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, बड़े पद से रिटायर हुए थे, तो साधन संपन्न लोग थे। तो उन लोगों ने उस वक्त चुनाव को जो है ना एक शिलाई की नई दिशा चुनाव को दे दी।
कि चुनाव में साधनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, ज़्यादा उसमें व्यवस्थाएं जुटाई जाए, तो उस तरह से वो चुनाव लड़ा गया। लेकिन हम तो अपने चुनाव, जो हमने पहला चुनाव लड़ा, जो पार्टी का जो सिस्टम था, संगठन का जो सिस्टम था, उस चुनाव से हमने लड़ा और हम बड़े संतुष्ट हुए चुनाव लड़के कि ठीक है, हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक प्लेटफार्म दिया है और ये प्लेटफार्म एक बार मिलता है, और अगर हम उसके बाद हम घर बैठ जाते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन हमने पूरी मेहनत करी और मेहनत का परिणाम आपके सामने, जैसा मैंने बताया कि शिलाई जैसी विधानसभा, जो जिसका लगभग 200-250 रेडियस की विधानसभा पड़ती है, इतना सड़कें उस वक्त नहीं थी, पैदल के रास्ते थे, सारे बड़े दूर दराज गाँव हैं, तो हमने वो सारे गांव टच किए, सब जगह हम लोग गए, हर घर तक हमने पहुंचने का प्रयास किया और उसका परिणाम 2012 में निकल कर सामने आया, जैसा मैंने आपको बताया। तोमर साहब, ये जो संघर्ष के साल थे आपके, कौन से ऐसे लोग थे जो बुरे वक्त में भी साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे और जो उन्होंने साथ दिया, जिन्होंने आपके ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 2007 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो मात्र 3600 लोग थे वोट। अब 3600 वोट पर अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी विधानसभा में किसी गांव से मुझे 4 वोट मिले, किसी बूथ से मुझे 5 वोट मिले, कहीं से 10 वोट मिले। तो वो ऐसे लोग थे जो उस परिस्थिति में भी, जिन्होंने उस वक्त ये देखा कि भाई चुनाव हम नहीं जीत रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तब भी मेरे साथ खड़े रहे। तो उन लोगों का एहसान तो हमेशा मेरे ऊपर है ही है और मैं उनको हमेशा उनका रिगार्ड भी करता हूँ कि वो संघर्ष में मेरे साथ लोग खड़े रहे। और फिर जो 7 से 12 का समय है, वो हमने, जो हमारे पार्टी का लोग था जो इंडिपेंडेंट में चले गए थे, उन सबको जोड़ने का जो मैंने प्रयास किया, पार्टी ने प्रयास किया। हम उनके घर घर तक गए, हमने कहा कि जो समय चला गया वो चला गया, लेकिन अब हमको मुख्य धारा में आना है, जो पार्टी हमारी है उसमें। और सब लोग माने, सब लोग आए और आते आते वो सब एक इतना अच्छा हो गया कि 2012 का परिणाम, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार वो सीट जीती, शिलाई विधानसभा, पहली बार इतिहास में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती है। और उसका परिणाम रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी शिलाई विधानसभा क्षेत्र में आज टक्कर पे खड़ी है, क्या बराबर खड़ी है, उससे भी आगे खड़ी है। अभी लोकसभा का चुनाव है, पिछला लोकसभा के चुनाव में शिलाई विधानसभा से 11,500 की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और इस बार भी हम उस लीड को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि देश का चुनाव है, माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता है और हम सब लोग सौभाग्यशाली है अब जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हैं। तो आज पूरा देश मोदी जी के लिए वोट कर रहा है, तो हमारी विधानसभा से भी जो है मोदी जी के लिए इस बार बहुत अच्छी बढ़त आएगी। तोमर साहब, मैं बहुत सारे राजनेताओं से मिलता हूँ, इलेक्शन जीते भी, कई हारे भी। जब कोई हारता है ना तो उसके दिमाग में बहुत सारी आ जाती है कि वहाँ से मुझे इलेक्शन नहीं मिले, बड़ा द्वेष भाव आ जाता है कि यार इन्होंने मेरे को दिए नहीं। फिर वो कई बार 5-5 साल वो लोग दरकिनार रहते हैं। आपको नहीं लगा यार 3600 वोट पड़े, इन्होंने मेरे को लोग नहीं दिया, आप हर घर गए? उस इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया? मुझे उस वक्त ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैं लोगों से, मैंने संपर्क ही नहीं किया इतना, मैं लोगों के बीच में गया ही नहीं था, लोगों के ना सुख में गया था ना लोगों के दुख में गया था। तो और वो लोग 1.5-2 साल पहले किसी व्यक्ति के संपर्क में आके उनके लिए काम कर रहे थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए वातावरण बना रहे थे। अब वो पार्टी का फैसला था कि टिकट उनको ना मिलकर टिकट पार्टी ने मुझे दिया, तो इसलिए मुझे उस बात का कोई उनका गिला शिकवा नहीं रहा कि भाई किसने मेरी मदद नहीं करी, किसने। और आज तक भी मेरा यही है, मैं कभी द्वेष की भावना से काम नहीं करता हूँ। मेरे पास पिछली सरकार जब थी, इतने लोग काम के लिए आते थे, शिलाई क्षेत्र के नहीं, अपने पूरे जिला सिरमौर के भी और प्रदेश के भी, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के मित्र है, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती थी। और हमने कभी किसी को काम के लिए मना नहीं किया, जितना हमसे बन पड़ता था हमने वो किया, चाहे किसी विधानसभा के लोग हो, पार्टी के व्यक्ति का हमने वो काम करने का प्रयास किया है। और हमने द्वेष भावना कभी नहीं रखी। हमने इतने सारे 5 वर्ष में, जो पिछले 5 वर्ष में विकास के कार्य जो मैंने आपको गिनाए हैं, इतने सारे काम हम लोगों ने किए, लेकिन हमने कभी ये सोच के नहीं किया कि मुझे कहाँ से कितना वोट पड़ा है, कहाँ से वोट ज़्यादा पड़ा, कहाँ से वोट कम पड़ा है, हमने वो कभी नहीं सोचा। हमने पूरे क्षेत्र का एक विकास करने का जो है वो पूरा प्रयास किया कि सामूहिक विकास हर क्षेत्र का हमारी विधानसभा के अंदर हो। और वो आज उसके लिए आज जनता सब जानते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं शिलाई के लोगों से, वो सब इस बात को मानते हैं कि विकास तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। तोमर साहब, जो पिछला इलेक्शन गया उसमें शिलाई में अभूतपूर्व काम हुए, उसमें कोई संदेह नहीं है। आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी जयराम ठाकुर जी ये नहीं बोलते थे कि यार तेरे इतने काम कर रहा हूँ, आसपास के लोग नाराज हो जाएंगे? ऐसा नहीं बोलते थे बहुत बार बोलते थे वो कि यार तोमर अब बहुत हो गया, कितने काम करने हैं। और जब वो आते थे मेरे विधानसभा में, मैंने उनके 5 वर्ष के अंदर
6 टूर मैंने उनके लगाए अपनी विधानसभा के अंदर। और उनको हम जब काम की लिस्ट देते थे मंच के ऊपर, जब उनकी स्पीच होती थी तो मुझे कहते थे इतनी सारी लिस्ट कैसे होनी थी। लेकिन जब मैं अड़ता था कि सर ये करना ही पड़ेगा, आवश्यकता है, तो उन्होंने कभी मतलब मना नहीं किया कि चलो ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो कई बार वो कहते थे कि यार और विधानसभा के लोग जो है, लेकिन माननीय जयराम ठाकुर जी ने वैसे किसी विधानसभा में कमी नहीं रखी। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर विकास बहुत ज़्यादा किया और जिला सिरमौर के अंदर भी 5 विधानसभा के अंदर जो भी वहाँ के लोगों ने मांगा उन्होंने वो हर विधानसभा के अंदर दिया है। और ऐसी मतलब कोई भेदभाव वाली उन्होंने कोई बात नहीं रखी। लेकिन फिर भी हमें ये संतुष्टि है कि हमने जो चाहा, जो हमारे लोगों ने चाहा, वो हमको मिला है। और उसमें माननीय जयराम ठाकुर जी ने बहुत मतलब कभी उन्होंने सिलाई की तुलना सिराज से करी कि मुझे सिराज के साथ सिलाई भी चाहिए, उन्होंने हर बार बोला। और जैसे ही बोले मेरी सिलाई सिराज विधानसभा का वैसी सिलाई विधानसभा की टोपोग्राफी भी है, तो इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र, उनको पता है कि वहाँ की क्या समस्याएं थी, इसलिए पहाड़ों की समस्याओं को उन्होंने समझा और सारे विकास के कार्य उन्होंने किए। तोमर साहब, जैसे अब मैं यही पूछना चाह रहा था कि सिलाई में जब इतना काम हुआ, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा की सीट ही आएगी, लेकिन फिर कुछ 100 वोटों से के डिफरेंस से बीजेपी इस सीट को हार गई। क्या ऐसा लगता है कि आप सामूहिक विकास के कार्यों में कुछ व्यक्तिगत जुड़ाव कुछ कम हो गया, कुछ ऐसा रहा, कुछ कम? ऐसा भी रहा। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि 5 साल सरकार बनने के बाद व्यस्तताएँ बढ़ गई, लोगों की अपेक्षाएँ बहुत बढ़ गई। और लोगों की, हमारे क्षेत्र की तो बड़ी, लेकिन अन्य विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की भी हमसे अपेक्षाएँ होगी, पार्टी के लोगों की भी हमारे भी काम करें। और उसमें थोड़ी व्यस्तता की वजह से जो हमारी कनेक्टिविटी लोगों से थी वो थोड़ी कम हो गया, गैप हो गया, थोड़ा बीच में गैप हो गया। और गैप की वजह से हम कई बार किसी के लोगों की बात नहीं हो पाती थी, फ़ोन नहीं सुन पाते थे, या लोगों में जाने में कहीं जहाँ टाइम से जाना था टाइम से नहीं पहुँच पाए, और वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो भी गैप रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा उसमें कारण रहा, उसके बाद भी वो गैप, हमने वो सब लोगों से बात करके फिर लोग सब काम में लग गए, ऐसा नहीं था। लेकिन जिस मुद्दे का आपने अपने शुरुआती में जिक्र किया कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा एक मुद्दा था पिछले 60 वर्षों से जी, वो मुद्दा पूरे गिरी पार का मुद्दा था, ट्रांसगिरी का मुद्दा था, जिसमें कि आपकी 3 विधानसभाएं तो लगभग पूरी आती है, 3 शिलाई विधानसभा पूरी आती है, रेणुका का लगभग 90% भाग आता है, राजगढ़ का पूरा ब्लॉक आता है, पौंटा की आपकी 11 पंचायतें आती है। वो हमारा पिछले 60 वर्षों से मुद्दा चला हुआ था कि इस क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिले। और उत्तराखंड का जौंसार बाबर जो हमारे साथ लगता एरिया है, बीच में एक टॉस नदी है, उनको 1967 में जनजाति का दर्जा मिल गया था। और हमारे लोग तब से संघर्ष कर रहे थे। बहुत सारे लोग आज बेचारे हमारे बीच में भी नहीं हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और वो लगातार पत्राचार करते रहे, उस वक्त के नेताओं से, सांसदों से, मंत्रियों से मिलते रहे। लेकिन वो मुद्दा चुनावी मुद्दा बनकर रह गया था। हर चुनाव आता था, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, और दोनों पार्टी के लोग जाते थे, जनता, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, कि हम कराएंगे इसको। हर चुनाव उसके बाद वो मुद्दा ख़त्म हो जाता था। तो इस बार क्या हुआ कि जब इतने सारे काम, लोगों की अपेक्षाएं, मैंने जैसा कहा कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, लोगों को लगा कि इस बार हमारा ये काम हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी है और तोमर जी से उनकी नज़दीकियाँ हैं, तो उसका लाभ हम लें। माननीय चौधरी सुखराम जी थे, भाई सुरेश कश्यप जी हमारे सांसद थे, तो सबसे उम्मीदें बढ़ गई कि भाई उम्मीदों के साथ साथ जो है वो अब ये काम हमारा हो सकता है। और 2022 का जब जनवरी का समय आया, 22 में चुनाव थे लास्ट में, तो हमारे पास जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है उसके लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आप करवा सकते हैं अगर आप चाहेंगे और कोशिश करेंगे। तो मैंने उनको तब भी किया था कि यार आज की परिस्थिति मुझे नहीं लगता कि काम इतनी आसानी से होगा, बहुत मुश्किल काम है। सब लोगों ने प्रयास कर लिया, आप लोग तब से लगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। पूर्व में हमारे सांसद वीरेंद्र कश्यप जी ने बड़े प्रयास किए, उनके साथ भी मैं कई बार दिल्ली गया, आरजे के ऑफिस गया। उस वक्त के जो हमारे गृह मंत्री थे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनसे हम लोग मिल के आए। कई बार हम लोग उनसे मिले, लेकिन मैंने कहा मुद्दा आगे नहीं चल पा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करिए, अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो जब मैं माननीय जयराम जी के पास गया और मैंने कहा कि सर एक काम मेरा अब रह गया, उन्होंने बोला क्या काम रहेगा, सारे काम तो कर दिए। मैंने कहा सर एक अंतिम काम है और वो करना पड़ेगा आपको। बोले क्या काम है। मैंने कहा ऐसे हमारा जो 60 साल का मुद्दा है गिरपार को जनजाति करने,
तो उन्होंने मेरे को कहा यार कि तोमर इस मुद्दे में मत फंस कर, ये मेरे को लगता नहीं आज की परिस्थिति में हो पाएगा। मैंने कहा सर आप चाहेंगे, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैंने कहा कोशिश करके देख लेते हैं, मगर इतने लोगों का भला हो जाएगा। मगर लगभग 2.5-3 लाख लोगों की आबादी है और पिछले 60 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें मैंने कहा आप कोशिश करके देखिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। खैर उन्होंने पूरा प्रयास किया और आज उनके प्रयासों से सब कुछ हुआ है। अगर इनिशिएट नहीं लेते तो आज भी ये काम मुझे लगता था कि होना था। माननीय जयराम जी ने केंद्र में बात करी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से बात करी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी, माननीय मोदी जी से बात करी और इस विषय को लेकर आगे गए। जो प्रदेश की आवश्यकताएं थी, प्रदेश के जो डॉक्यूमेंट चाहिए, कैबिनेट से अप्रूवल थी, सारे तथ्य देख लेकर जो है वो यहाँ से दिल्ली केस भेज दिया और दिल्ली में बातचीत करके दिल्ली से कैबिनेट से अप्रूव करा के लोकसभा, राज्यसभा और आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब कुछ लोग कोर्ट में गए हैं तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन ये मामला हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में गिरिपार के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इतना बड़ा मुद्दा जो कराया है ये अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है, इसकी कोई मतलब कल्पना नहीं कर सकता था। और उसके लिए मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से भी हमारा देश का नेतृत्व, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, भाई अनुराग जी और विशेषकर के आदरणीय जयराम ठाकुर जी और हमारे सांसद भाई सुरेश कश्यप जी और हमारे सिरमौर के सभी नेताओं का, जिन सब लोगों ने मिलकर इस प्रयास किया और इतना बड़ा जो मुद्दा था जिससे कि कई पीढ़ियों का लाभ होना है। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि इससे कितने लाभ हमारे लोगों को होने हैं और ये सारा मुद्दा हल हो चुका। और इस मुद्दे में जब ये हुआ तो इसमें बीच में एक क्लाइमैक्स और आ गया। वो क्या आ गया कि जब हमने इस मुद्दे की स्टार्टिंग करी उस वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया, चाहे वो किसी समाज के थे, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग थे, चाहे हमारे ओबीसी के भाई लोग थे, राजपूत, सब लोग चाहते थे कि होना चाहिए था और तभी हमने प्रयास किया और इसको सिरे चढ़ाया। लेकिन बीच में हमारे अनुसूचित जाति लोगों को, अब राजनीति है तो दूसरे पार्टी के लोगों ने उनको भड़का दिया कि आपका नुकसान हो जाएगा, आपको तो पहले आरक्षण मिलता है, फिर आरक्षण कम हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा और उन लोगों ने भी एक मूवमेंट अपनी बनानी शुरू करी। और जब वो हमने उनसे बात करी कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हमने इसमें रहना नहीं। हमने कहा ठीक है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करी और उन्होंने जो यहाँ से ड्राफ्ट भेजा उसमें से अनुसूचित जाति के भाई लोगों को बाहर कर दिया। भाई रहना नहीं चाहते तो ठीक है, अपन उसमें रहें, वो अपना वो सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे। वो सारी बात होगी और चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा कि आदरणीय अमित शाह जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमने उनका धन्यवाद कार्यक्रम रखा था, स्तौन के अंदर हुआ। उन्होंने उस मंच से भी कही थी ये बात कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपने चाहा कि हमने इसमें नहीं रहना है तो हमने इसमें से आपको अलग कर दिया है, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं। लेकिन वो तब तक इतना उनको मोटिवेट किया गया कि हम लोग कोशिश करते रहे। तो जब ये मोटिवेशन उनकी होती रही तो हमारा जो कहीं ना कहीं ये वोट जो था, हमारे साथ जो लोग उस समाज के जुड़े थे वो हमसे छिटक गया। और छिटकने का कारण ये रहा कि हम इतने कम मार्जिन पे आ गए, क्योंकि वो लगभग हमारे विधानसभा में 18-19 हज़ार वोट अनुसूचित जाति भाई लोगों का वोट है। तो उसमें से मुझे लगता है कि हमें 5 से 10% वोट ही पड़ा होगा, बाकी वोट लगभग जो मतलब उनको गुमराह किया गया। आज जो पछता रहे, आज जो कह रहे मेरे से मिलते आते हैं, चाहे कहते हैं कि हमें गुमराह किया गया, जिस वक्त कहा गया कि आपका ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उस प्रकार से जो है उनको बहला कर जो है, झूठ बोल कर जो है, झूठ की राजनीति करके उन्होंने उसमें जो है वो हमारे से वो लोग कुछ छिटक गए। तो उस वजह से भी हम लोग जो है चुनाव हारे हैं। वरना विकास में तो कमी करके विकास का बोर्ड पूरा पड़ा है और जनजातीय होने का भी पूरा नौजवान लोगों ने, जिन लोगों को इस विषय के बारे में मालूम है, उन्होंने पूरा समर्थन किया है। तो हम तो अपने लोगों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम चुनाव बेशक हार गए, लेकिन हमें एक संतुष्टि है कि हमने जीवन में एक इतना अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया है जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। विधानसभा में विकास के साथ साथ जो इतना बड़ा ये पूरा ट्रांसगिरी का मुद्दा था, अकेले शिलाई विधानसभा का नहीं, पूरे गिरिपार का मुद्दा था, उसमें जो है हमने अहम भूमिका निभाकर जो है माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से उस मुद्दे को सिरे चढ़ाया है। हमें उस बात से बहुत संतुष्टि है। तो मतलब 6 दशक के करीब संघर्ष का पीरियड बहुत लंबा होता है। ऐसा भी नहीं है कि कभी केंद्र और प्रदेश में एक जैसी कांग्रेस की सरकार ना रही हो, पहले कांग्रेस की और प्रदेश में भी वीरभद्र सिंह और
केंद्र में नरसिम्हा राव रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे। आपको क्यों लगता था कि जो 6 दशक में नहीं हो सका वो हम कर लेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है। मेरे अंदर एक काम, जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, और इच्छा शक्ति से मैं करता हूँ कि भाई ये काम करना है तो इसके पीछे पड़ना है। और सबसे बड़ी बात इसलिए इच्छा शक्ति थी कि माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो हमारे परम मित्र हैं, तो हमें उन पे भी विश्वास था और अपनी इच्छा शक्ति पे भी विश्वास था। और हमने एक चीज़ देखी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया में हो नहीं सकती है। और जो पुरानी आपने लोगों की बात करी, उनकी इच्छा शक्ति ना तब थी ना आज थी। अगर वो चाहते तो उस वक्त 1967 में करवा देते, जब उत्तराखंड का जौसार वावर हो सकता था तो हमारा भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने ना तब चाहा कि क्षेत्र जनजातीय हो जाए और ना आज चाह रहे। आज भी जो सारी ये कोर्ट में मामले घूम रहे हैं उसके पीछे भी सब उनका ही हाथ है। आपने उनके बहुत सारे भाषण सुने होंगे, बहुत सारे उनकी वीडियो चली है जो अपने भाषण में बोलते हैं, तो इसके पीछे भी उनकी इच्छा शक्ति रही है कि किसी न तरह इसको डिले किया जाए, लटकाया जाए। लेकिन हमने उसको पॉजिटिव लेकर किया है, हमने इच्छा शक्ति दी। और मैं तो आपके माध्यम से सब नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं जो काम असंभव हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कोई पढ़ाई है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई अन्य आपका बिजनेस है, कारोबार है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आप इच्छा शक्ति करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आप कर्म अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे, तो आपको सफलता उसमें ज़रूर मिलेगी। इसलिए इस काम में भी हमने इच्छा शक्ति रखी और हमको उसमें सफलता मिली है। तो आज हम बहुत संतुष्ट हैं। चुनाव हारना जीतने का अलग विषय है, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना एक अलग विषय है। आज गिरिपार में हमें कहीं भी जाता हूँ तो लोग हमें हाटी पुत्र के नाम से उपाधि दी है, लोग कहते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमने अपने लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अगर इस दुनिया में आए और कुछ ऐसा करके जाएं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संतुष्टि की बात है। तो इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं इस बात से कि हमने जो कार्य किया है वो हमारी आने वाली कई दशकों तक जो है हमारे नौजवान उसका लाभ लेंगे। तो मतलब हाटी समिति के लोग कई बार मिलते हैं और भी सिलाई के लोग मिलते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, वो बड़े फक्र के साथ आपका नाम हाटी पुत्र के साथ जोड़ कर लेते हैं। कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैंने कहा कि मुझे बड़ी उससे संतुष्टि मिलती है कि मैंने एक अपने जीवन में आगे कितना बड़ा काम किया है, जिस काम को 6 दशक होने के लिए लग गए, और वो काम हमारे माध्यम से, मैं नहीं कहता कि वो काम मैंने ही किया है, हमारे सब लोग उसमें मिलकर लगे। हमारे सब लोग, हमारे जिला सिरमौर के तमाम नेता लोग, हमारे केंद्रीय हाटी समिति के लोग, जो बेचारे इतनी रात दिन डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करी, सब कुछ किया। लेकिन ये ठीक है कि उन्होंने नेतृत्व के रूप में मुझे दिया कि भाई आप इस हाटी क्षेत्र से पॉलिटिकल जो है, आपकी सरकार है प्रदेश केंद्र में, तो आप इसका नेतृत्व करें। और मुझे वो सौभाग्य मिला और मैंने उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और लगन से उस काम को किया। तो आज मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है जब भी मैं कहीं जाता हूँ, अपने विधानसभा में तो क्यों नहीं, लेकिन अन्य विधानसभा में जब मैं जाता हूँ तो लोग जब मुझे इस नाम से बुलाते हैं तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि मैंने एक अपने जीवन में एक इतना अच्छा काम जो है वो किया है, जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा होना है। व्यक्तिगत काम आप कर सकते हो, एक व्यक्ति का लाभ हो सकता है, लेकिन एक ऐसा काम जो पूरे समाज के लिए हुआ हो, उससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। तो मतलब वर्तमान में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पे हैं, आप भी लगातार चले हुए हैं, सेहत खराब होने के बावजूद भी आप लगातार चले हुए हैं। जो ऐसे समाज के लोगों के बीच में इसको लेके भ्रम है या नाराज़गी है जो भी, क्या इसका आपको नहीं लगता इसका खामियाजा लोकसभा में भी देखना पड़ेगा और विधानसभा क्षेत्रों में भी देखना पड़ेगा इसका? नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से लोगों को बरगलाया गया, झूठ बोला गया, और आज उसके बाद 1.5 साल का लगभग समय हो गया है, और उस 1.5 साल के अंतराल के अंदर जो उन लोगों ने चुनाव के वक्त लोगों से झूठे वादे किए, झूठी बातें करी थी, वो कोई पूरी नहीं हुई। और जो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है, उनको भी लग रहा है कि हमें इसमें रह के कोई नुकसान नहीं है यार, हमें ठगा गया, झूठ बोला गया, और जो कुछ उनके लोग, नेता लोग ऊपर गए थे, उन्होंने अपनी उसमें रोटियां सेकी और नीचे वो सब लोगों को पता लग गया। तो उसका निश्चित रूप से जो है अब लोग समझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में हमको नुकसान होगा। हम लोग अब उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, हमारा जो संगठन है वो उसमें लगा हुआ है, तो उसका हमको अब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और उसका लाभ ही होगा। मुझे नहीं लगता कोई नुकसान अब होना है। तो मतलब वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ये 1.25 साल 1.5 साल को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की सरकार के बारे में
तो आज पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि ये सरकार जब सत्ता में आई तो किन मुद्दों को लेकर आई थी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियाँ दी कि हम ये 10 गारंटी प्रदेश की जनता को देते कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको प्रदेश के 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीना देंगे पहली कैबिनेट के बाद, 1 लाख लोगों को रोज़गार 1 साल के अंदर देंगे, यानी 5 साल में 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, आपका 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 80 रुपये किलो दूध गाय का लेंगे, 100 रुपये किलो भैंस का लेंगे, 2 रुपये किलो गोबर लेंगे। इस प्रकार की गारंटियां दे के प्रदेश के लोगों ने प्रदेश को झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में आए और आज 1.5 साल का समय हो गया है, कोई गारंटी पूरी नहीं। अब 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए कहा गया कि हमने लाहौल स्पीति में दे दिया, फिर अभी कहते हैं बजट ख़त्म, सेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद कहते हैं कि अब हम 1 अप्रैल से दे रहे हैं। उनको पता था कि 1 अप्रैल में तो चुनाव आने हैं, तो उस वक्त कहाँ से देंगे। और बाकी सारी गारंटियाँ, बिजली का बिल आप देख रहे हैं, आजकल बिजली का मैं पढ़ रहा था अखबारों में, और रेट बढ़ा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन और लोगों के रेट बढ़ा रहे, पिछली रिकवरियाँ लोगों से ले रहे हैं। जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री करी थी, अब मुझे लगता है कि वो भी नहीं मिलेगी। तो और प्रदेश सरकार की हालत आप वहाँ से लगा सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी आपने देखा राज्यसभा का चुनाव प्रदेश के अंदर हुआ, 1 सीट हमारी खाली हुई थी, उसमें 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, 40 विधायक कांग्रेस के थे, 3 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के ही साथ थे, यानी 43 एक तरफ थे, 25 एक तरफ थे। जब रिजल्ट आया तो 34 वोट हुए और लॉटरी सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। तो आप अनुमान लगाए कि इस 15 महीने के अंदर ही जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हो, प्रदेश की जनता को क्या संभालेंगे। और कांग्रेस के अंदर आज क्या परिस्थिति है, किस प्रकार की फूट है, आपने देखा किस प्रकार से उनके मंत्री रो रहे थे इस्तीफा देकर कि हमें ये नहीं मिला, हमें ज़मीन नहीं दी गई, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और किस प्रकार से केंद्र ने इनको जोड़ तोड़ कर चुनाव के लिए अभी तक साथ रखे हैं। और इस चुनाव के बाद आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में तो निश्चित रूप से 400 पार माननीय मोदी जी सरकार बना ही रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी, क्योंकि 6 जगह विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और 3 निर्दलीय के चुनाव भी होने तय है, जो कि अभी इन्होंने किस प्रकार से उस मामले को लटका के रखा हुआ, कोर्ट में गया है मामला, तो वो भी निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव होने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है और आज पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। ये सरकार कितना कर्जा ले चुकी है, लगभग 18-20 हज़ार करोड़ के आसपास सभी थी, इतने 1.5 साल के अंदर ये कर्जा ले चुकी है सरकार। तो ये सरकार हिमाचल प्रदेश को कहाँ लेके जा रही है, आज हिमाचल की आम जनता इस बात को देख रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में त्राही त्राही मची है, कोई कार्य नहीं हुए। और सबसे बड़ा कार्य इन्होंने क्या किया, जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 वर्ष में लोगों की समस्याओं को देखते हुए लोगों की मांग पर जो संस्थान खोले थे, वो इन्होंने आते ही सारे संस्थान बंद कर दिए। अब मेरे विधानसभा की मैं बात करूं तो 30 संस्थान बंद किए गए हैं। डिग्री कॉलेज बंद कर दिया, आपका सब तहसील बंद कर दिया, आपका बिजली का डिवीज़न बंद कर दिया, आपका डीएसपी का ऑफिस बंद कर दिया। अब बिजली का डिवीज़न हमने शिलाई में खोला था, हमारे जो रोनाट का एरिया है उन लोगों को राजगढ़ जाना पड़ता है, पूरा दिन लगता है जाने में। बिजली का ऑफिस उनका वहाँ एक्सेल वहाँ बैठता है और बाकी लोगों को पहुँचाना पड़ता है। वो दफ्तर बंद कर दिए जिनकी आवश्यकता थी। तो ये काम इस सरकार ने 5 साल में किया। तब लोग अब इंतजार कर रहे हैं, अब समय आ गया है तो लोग अब बदला देंगे। 4 जून को परिणाम आएंगे तो सामने आएगा कि क्या है क्या नहीं। तो मतलब आपदा में सरकार का कैसा रोल रहा? आपदा में सरकार का रोल क्या रहा, वो भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। आपदा में केंद्र की सरकार ने प्रदेश सरकार की पूरी मदद करी, सारा पैसा दिल्ली से आया और कांग्रेस सरकार ने एक पैकेज निकाल कर लोगों को दिया। और उसमें भी क्या किया, उसमें पिक एंड चूज किया गया। जो इनके अपने समर्थित लोग थे उनके बिना नुकसान के भी उनको पैसा दिया गया, और जो दूसरे पार्टी से संबंध रखते थे, हमारे लोग थे, उनको उसमें नहीं दिया गया, उनको पैसा ही नहीं दिया गया। किसी को दिया गया, किसी को 500 रुपये। मैं देख रहा था मेरे विधानसभा में चांदनी में के पास जो है फ्लड आया था, काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए थे। जब वो मेरे पास लोग लेकर आए तो उन्होंने देखा किसी को 1200 रुपये मिले, किसी को 1500, और जो कुछ लोग उनको 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख दिया गया है, जबकि नुकसान सबका बराबर है। उसमें पिक एंड चूज हुआ है।
तो उसमें भी ये सरकार विफल रही है। आने वाले समय में जैसा हमारे प्रदेश के जो नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि इसकी हम जांच कराएंगे आने वाले समय में कि भाई ये जो पैसा बांटा गया, जो केंद्र सरकार का पैसा आया था, उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से उसमें भी सरकार जो है फेल ही साबित हुई है। तोमर साहब, आप प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हैं। उपचुनावों को लेकर बार बार ये बात आई है और काफ़ी विजुअल भी देखने को मिले कि कांग्रेस के जो 6 नाराज टूट कर आए, उनको बीजेपी ने टिकट दी, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं में का भी मनोबल गिरा है, उससे टूटा ही उनकी निराश हुए हैं। क्या कहते हैं आप इस बात को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का 6 जगह विधानसभा का चुनाव हो रहे हो, प्रदेश का राष्ट्रीय का नेतृत्व का फैसला है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 6 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रकार हम देख रहे हैं, किसी भी जगह पार्टी का विरोध मुझे नज़र नहीं आया कि हमारे किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने कोई विरोध किया हो, या जो पहले हमारे लोग चुनाव लड़े थे उन्होंने कोई पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं हुआ है 1-2 जगह को छोड़कर। तो अब ये पार्टी के निर्णय है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत बड़ी सोच रखता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो जनता के हित में निर्णय लिए होंगे। आने वाले टाइम में सरकार के साथ काम करने का मौका मिलता है तो कौन सी चीज़ें आप अगले टाइम में करना चाहोगे? कौन सी चीज़ें छूट गई है, जो चीज़ें बंद हुई हैं उसको शुरू करना, या कुछ नई चीज़ हुई है? निश्चित रूप से सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और हमें अगर काम करने का मौका मिलेगा तो हम अपने क्षेत्र के लिए जो हमारे संस्थान जो अभी बंद हुए हैं, जिनकी आवश्यकताएं थी, उनको हम दोबारा वापस खोलने का प्रयास करेंगे। अन्य जो और कार्य जो जनता के हैं, जिस प्रकार से आप और की आवश्यकताएं, कहीं दफ्तर की होगी, कहीं सड़कों की होगी, कहीं पीने के पानी की योजना होगी, उस सब कामों को ध्यान में देंगे। और सबसे बड़ा काम मैं आपको बताना भूल गया, हमारी सरकार ने जो किया है, जो हमारी केंद्र की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जो हमारी सड़क नेशनल हाईवे बन रही है, ग्रीन कॉरिडोर NH 707, वो लगभग 1450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारी केंद्र की सरकार ने हमको दिया। और उस कार्य के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि जब 1998 से 2003 में प्रदेश में माननीय धूमल जी की सरकार थी, उस वक्त ही नेशनल हाईवे हो गया था, लेकिन नाम का नेशनल हाईवे रहा था, ज़्यादा उस पर काम होता नहीं था, ना उसकी चौड़ाई हो रही थी, ना सड़क बढ़ रही थी, ना पक्की हो रही थी। फिर जब 2014 में मैं विधायक बना 12 में, और 14 में केंद्र में हमारी सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब भी मैं 2 बार जाके आया था, क्योंकि मैं विधायक 12 में बन गया था। और मैंने 12 में भी और 13 में भी, एक बार आदरणीय CP जोशी जी थे, आदरणीय ऑस्कर फर्नांडीज शायद वो मंत्री थे, भूतल परिवहन मंत्री, तब मैं उनसे मिल के आया था। और मैंने उस वक्त भी DPR बनाने के लिए ये पूरा उनसे जोर लगाया कि हमारी सड़क को आप करिए। लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार बनी, तब मैं माननीय जयराम ठाकुर जी के साथ दिल्ली गया था, तब हम दोनों विधायक थे। और आदरणीय गडकरी जी के पास हम गए, वो हमारे भूतल परिवहन मंत्री थे, सड़क के मंत्री थे। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि लिख के ले गया था मैं कि सर हमारी ऐसी सड़क इतने समय पहले हुई है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उन्होंने उसी वक्त अपनी सारी ऑफिसर की टीम बुलाई और मुझे कहा कि इनके साथ आप बैठो और इनको सारी चीज़ बताओ। और उसके बाद उसमें प्रोग्रेस बढ़ी और उसकी DPR बनी, और DPR के बाद उसमें बजट आया, और बजट के बाद उसका टेंडर हुआ। और आप देखा, आपने शायद गए होंगे आप, इतनी बढ़िया सड़क बन रही है कि जैसी मुझे नहीं लगती पूरे ज़िला सिरमौर के अंदर जब ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी, पूरे ज़िला सिरमौर के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं बन रही है। और हमारी वो प्रमुख सड़क हमारे विधानसभा की थी, और सड़क जो है लाइफलाइन होती है, और उस सड़क के बनने से हमारे यहाँ रोज़गार के साधन भी बढ़ेंगे। टूरिज़्म के क्षेत्र में जैसा आपने कहा कि आपकी क्या प्रायोरिटी आगे रहेगी, सड़क बनने के बाद हम अपने क्षेत्र को टूरिज़्म में आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर हिल स्टेशंस है, क्लाइमेट्स अच्छा है, जंगल है, सब कुछ है। तो हम अपने क्षेत्र को टूरिज़्म के प्रोजेक्ट लेकर लाकर जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तोमर साहब, आपका बड़ा इंस्पिरेशनल सफ़र रहा, आगे भी कामयाबी मिले ईश्वर करे। बहुत सारे युवा राजनीति में आ रहे हैं, नए से नए युवा आ रहे हैं, बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ आते हैं, बहुत सारे निराश होकर वापस लौट जाते हैं और बहुत सारे कहीं मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या चीज़ भावना लेकर और किस तरह से वो स्ट्रगल करेंगे? देखो, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है।
कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम आज आए हैं, आज ही आज हम जो है 4 दिन में कहीं से कहीं पहुंच जाएं, लेकिन ये एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है राजनीति। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पद है कि आप विधायक ही बने, बहुत सारे पद इसके अंदर है। संगठन इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे कार्य करने के लिए। तो जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, आते हैं, उनको एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको बड़े बखूबी ईमानदारी से निभाना चाहिए, और पार्टी की नज़र हर कार्यकर्ता पे रहती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पता नहीं लगता किस कार्यकर्ता को उठाकर कहाँ बिठा दें। आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, आप देखिए कहाँ से, किस क्षेत्र से, ट्राइबल्स क्षेत्र से, और आज वो देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। इसी प्रकार आप देखिए कितने लोग राज्यसभा में ऐसे चुनकर जाते हैं जो पार्टी लेकर जाती है, कि जो पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कितने लोग संगठन में जिनको पद मिल रहे हैं, जिन लोगों में पेशेंस है, जिन लोगों ने निस्वार्थ पार्टी के लिए काम किया है, कोई स्वार्थ ना रख के कि मुझे ये बनना है वो बनना है, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी उसको काम करो। क्योंकि मैं अपना उदाहरण देखता हूँ कि हमने खुद दरिया बिछाई है, खाना लगाते थे, जो पार्टी बोलती थी भाई प्लेटें लाओ, ये करो वो करो, झंडे लगाओ डंडे लगाओ, वो सारा काम हम करते थे। आज भी हम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हम नेता है, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के सिपाही। आज भी पार्टी का फ़ोन आता है कि ये काम करना है तो हम कभी मना नहीं करते, उसमें जुट जाएंगे। पार्टी कहेगी कि दरिया बिछाओ, दरिया बिछा लेंगे। पार्टी कहती है कि ये कार्यक्रम करना है, वो करो। सारे जो भी पार्टी आदेश करेगी, एक कार्यकर्ता के रूप में हमने वो काम करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो पार्टी देश के बारे में सोचती है, राष्ट्र का हित ऊपर रखकर, जो है व्यक्ति हित ना रखकर राष्ट्र हित को ऊपर रखती है, कि इस हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को जो है हम परम वैभव पर किस प्रकार से लेकर जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उस पार्टी से हम सब कार्यकर्ता जुड़े हैं। तो इसलिए उन सब लोगों से मेरा तो आपने जैसा पूछा, ये कहता हूँ कि संघर्ष, मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने हूँ। पार्टी ने मुझे, जब मैंने संघर्ष किया 7 से 12 में, 2007 से 12 में मैंने मेहनत करी, काम किया, पार्टी को दिखा, तभी मुझे दोबारा टिकट मिला। वरना 3600 वोट के बाद आपको दोबारा कैसे टिकट मिलना था। लेकिन जब पार्टी ने देखा कि ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, काम किया, तो पार्टी की नज़र होती है, हर व्यक्ति के ऊपर होती है। तो इसलिए जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है उसको पार्टी तोमर साहब, देखा है बॉलीवुड से जो भी कलाकार जिनको अलग अलग राजनीतिक दल टिकट देके चुनाव लड़ाते हैं, वो जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र को भूल जाते हैं। कैसा लगता है कि कंगना रनौत का सफ़र कैसा रहेगा अगर वो नहीं, ऐसा नहीं है कि सब भूल जाते हैं। हमारी मथुरा से जो सांसद है श्रीमती हेमा मालिनी जी, वो लगातार तीसरा चुनाव लड़ रही है इस बार, और वो 2 चुनाव जीते हैं, तो लोगों के बीच में रहते हो। उन्हीं को लेकर कई बार विवाद सामने आए कि नहीं, विवाद तो किसी व्यक्ति के ऊपर भी आ सकता है। राजनीति है, राजनीतिक क्षेत्र है, तो विवाद तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के ऊपर आता ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो इंडस्ट्री से आता है कि वो कोई राजनीति ना करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कंगना जी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंडी से टिकट दिया है, और जिस प्रकार से मैं उनके भाषण सुन रहा हूँ, और नीचे लोगों को उनको प्यार मिल रहा है, और वो इसी धरती से है, यहीं से उनका जन्म है, यहीं उनका घर है, यही उनका परिवार है, तो काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ आके काम करूँगी, क्योंकि आरोप कांग्रेस के लोग भी लगा रहे थे कि चुनाव के बाद वो बॉम्बे चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनके अंदर काम करने की शक्ति है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम, इससे दुर्गम क्षेत्र से जाकर जो है बड़ी छोटी उम्र से वो घर से निकले थे, और उन्होंने जिस मुकाम पर आज वो पहुँचे हैं, वो कोई साधारण बात नहीं है। और आज उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अपना नाम, जिस प्रकार से उनके साथ विवाद जुड़ा रहा, उस विवाद के बाद भी उन्होंने अपने आप को जो साबित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सनातन धर्म से जो है जिस प्रकार से उनका लगाव है, और वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से जब वो चुनाव जीतेंगे तो अपने मंडी पार्लियामेंट के लोगों के साथ वो खड़े रहेंगे, उनके सुख में दुख में, और निश्चित रूप से वो काम करेंगे। हाल ही में विक्रमादित्य का भी एक बयान आया, उन्होंने उनको चुनौती दिया कि आप मंडी की भौगोलिक परिस्थिति भी पूरी नहीं जानती, अगर विकास के बारे में बात करनी है तो आप शहरी मंच पे आके मेरे से बात करें। देखिए, माननीय विक्रमादित्य सिंह के बारे में मैं अब क्या बताऊं। जो व्यक्ति सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे हैं कि मेरे पिताजी को 2 गज ज़मीन नहीं दी गई, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं रहना नहीं चाहता हूं, और शाम को फिर पलट जाते हैं, तो उन व्यक्ति के बयान में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सीरियस लेने की बात, मुझे नहीं लगती उस बयान के ऊपर है।
और अब चुनाव का समय है, बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है, वो भी बयानबाजी करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, विक्रमादित्य सिंह उनके स्वर्गीय पिताजी का बहुत बड़ा कद था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो इमेज उनकी थी प्रदेश के अंदर, और जो अभी चुनाव के वक्त या उससे पहले कि सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं, फिर जो 6 विधायक जो वहाँ से जिन्होंने वोट राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को किए थे, उनके साथ आप जाके मिल रहे हैं, उनके साथ रात को रुक रहे हैं, उसके बाद जो आके कुछ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता अब उनको किस रूप से ले रही है। जो प्रदेश की जनता को उनके अंदर दिखता था, और कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। लोगों के मन में एक बात है कि यार ये व्यक्ति सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं। और वहाँ कंगना रनौत जी जो है, वो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े मार्जिन से अगर कोई जीतेगी तो हमारी हमीरपुर पार्लियामेंट्री और मंडी पार्लियामेंट्री, हम सब ज़्यादा सीटों से, वोटों से हम लोग जीतेंगे। तोमर साहब, राहुल गांधी ने पीछे भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा, फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन, कैसे देखते हैं, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा? देखो, आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने यात्राएं, जो भी यात्राएं करी, उससे कितना लाभ उनको मिला, एक इंडी गठबंधन के रूप में देश के अंदर बनाया गया, और उस गठबंधन में से किस प्रकार से लोग निकलते गए। जो उनके संयोजक थे वही इंडी के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ गए। आपका पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो उनके साथ थे, उन्होंने उनसे गठबंधन तोड़ दिया। आज गठबंधन कितनी जगह रह गया है, बहुत थोड़ी सी जगह गठबंधन रह गया है। और आज प्रदेश के अंदर क्या परिस्थिति बन गई है इंडी की, उनका मकसद ये नहीं है कि हमने सत्ता में आना है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए तो आपको 543 सीटें हैं, किसी पार्टी को इतना चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस कितने पे चुनाव लड़ रही है, तो और पिछले बार जो उनकी लगभग 54 सीटें थी, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो 30 और 40 सीट से ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी देश के अंदर सीट लेकर जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगह उनके गठबंधन में सीटें चली गई जहाँ वो लड़ नहीं रहे। कुछ जगह सीटें उनको दी गई है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ उनका आना जाना है। तो आज कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल हाशिए पे चली गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए 2 टिकट कल ही डिक्लेयर हुए हैं और टिकट दे दिए गए हैं। आज आप वहाँ जाकर पूछिए, लोग बड़े आराम से कह रहे हैं कि अब ये 2 सीटें तो गिनती में ही नहीं है, कांग्रेस की ख़त्म है। ऐसे कैंडिडेट उतार दिए, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की परिस्थिति, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अभी आपने देखा देश के अंदर, मध्य प्रदेश में, सूरत में, गुजरात के अंदर उनके जो 2 कैंडिडेट हैं, उन्होंने नाम ही वापस ले लिए मध्य प्रदेश में। गुजरात में जो नॉमिनेशन ही गलत हो गए। तो आज कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति है कि नॉमिनेशन ठीक से फाइल नहीं हो रहे, कैंडिडेट उनके विड्रॉल कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक देश के अंदर नहीं दिख रही है। और वहाँ तो 400 पार का मोदी जी का नारा है, तो निश्चित रूप से 400 पार ही सीटें आएगी। और देश में जो है एक इतिहास जो 1984 में बना था, मुझे लगता है कि इस बार वो इतिहास जो है वो टूटेगा। इस बार जो हिस्ट्री बनी है वो टूटेगी, और उससे ज़्यादा सीटें इस बार हमारी जो एनडीए की सरकार है उससे ज़्यादा सीटों के साथ बनेगी। तोमर साहब, पिछले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोट परसेंटेज 65 से नीचे रहा, तो वो कह रहे हैं कि ये सरकार के पक्ष में नहीं है बात, इस तरह की बातें। और उसके बाद अमित शाह जी के और मोदी जी के कुछ जो बयान है, उसको इस तरह से कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण करने के इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि तीसरे चरण में कुछ कवर किया जा सके। क्या कैसे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो बड़ा साफ शुरू से है। किसी भी समाज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे देश के अंदर हल किए जो किसी की कल्पना नहीं कर सकता था। आपका अयोध्या जी में राम मंदिर 500 साल पुराना मुद्दा था। 500 साल पहले वहाँ पर जो मस्जिद थी उसको बनाई गई, राम मंदिर को ढाया गया था। और 500 साल से लोग सोच रहे थे कि जो राम लल्ला जी टेंट के अंदर है, वो राम लल्ला जी कब अपने मंदिर के अंदर आएंगे। तो ये कार्य भी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ है। इतना बड़ा काम हुआ है कि आज देश की जनता इस बात को देख रही है। कश्मीर के अंदर धारा 370 जो एक ऐसा मुद्दा था कि कश्मीर हिंदुस्तान में होते हुए भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं था, क्योंकि वहाँ का अपना कानून था, अपना संविधान था। उनको जो लाभ मिलते थे वो प्रदेश से हटकर थे, और लोगों को लगता था कि जब ये कभी 370 ख़त्म करने का मुद्दा आएगा तो देश के अंदर पता नहीं कितने खून खराबे हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं कितनी
समाज की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आप बताओ कि दोनों मुद्दे हल किए गए, एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? कोई देश के अंदर इंसिडेंट नहीं हुआ है। आप देखिए, यूसीसी उसको लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एनआरसी है उसको लाने की बात कर रही है, जो देश के हित में कार्य है, जिससे कि लगता है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान कहाँ खड़ा था? तो जो हिंदुस्तान के लोग हैं इस बात को देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की जो परिस्थिति आज पूरे दुनिया के अंदर बनी है, माननीय मोदी जी की वजह से बनी है। माननीय मोदी जी ने देश के अंदर वो करके दिखाया जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। ऐसे बड़े बड़े कार्य करके दिखाए। और अगला एजेंडा आप देख ही रहे, अभी आपका जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का निकला है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई इस देश के अंदर मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजना चलाया, आयुष्मान भारत, उसमें लगभग देश की आधी आबादी को कवर किया गया था, जिनको कि 5 लाख रुपए का फ्री में बीमा मिलता था। मोदी जी ने कहा कि अब 70 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति होगा वो सब इस इंश्योरेंस के अंदर आएंगे, उनको सबको आयुष्मान भारत के कार्ड बनेंगे। दूसरा, देश की आधी आबादी को आप पिछले कोविड के समय से और आज तक और आगे उन्होंने फिर कहा कि 5 साल फिर रहेगा, उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति भी भूखा ना रहे। तो कितनी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के हर किसान के खाते में 6,000 रुपये साल के आ रहे हैं। आज आप गांव में जाकर देखिए, हर किसान जो है इतना खुश है, उनको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। 6,000 रुपये उनके खाते में हर साल आ रहे हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं, उज्ज्वला योजना, देश के घर घर तक महिलाओं को घर घर तक गैस का सिलेंडर, गैस के चूल्हे माननीय मोदी जी ने पहुंचा कर दिए हैं। तो आज हिंदुस्तान की जनता दिखती है कि देश का अगर कोई भला कर सकता है, देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है, तो एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, जिसको आज दुनिया भी मानती है। आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है और आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। आज देश के अंदर आप देखिए कितने एम्स खुल गए हैं। आप हिमाचल प्रदेश में कभी सोच सकते थे कि आपके अंदर एम्स का अस्पताल बन जाएगा? 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गए। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, तो आज लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और जो कुछ अधूरे काम उनके रह गए, जो उनके एजेंडे में है, वो उस अगले 5 साल के अंदर जो है उसको पूरा करें। तोमर साहब, ये राजनीति की बात छोड़ के दोबारा से थोड़ा पर्सनल और परिवार पे आते हैं। ज़्यादातर जो बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन होते हैं परिवार को समय नहीं दे पाते। कैसी बाउंडिंग है भाभी के साथ, बच्चों के साथ, संतुलन कैसे बनाते हैं सारी चीज़ों का? सही बात है, हमारा राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है कि इसमें परिवार को समय बहुत कम दे पाते हैं। और जब से मैं राजनीति में आया हूँ 2007 के बाद, तो कभी मुझे मेरे परिवार की तरफ से कभी कोई ऐसी मुझे बाइंडेशन नहीं मिली। कभी ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बाइंडिंग नहीं मिली कि भी आप जाओ ना जाओ। जब भी उन्होंने पूरा मुझे कॉपरेशन दिया, पूरे परिवार ने, और मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरी मुसीबत में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। और तब तो मेरे बच्चे भी छोटे थे। जब 2007 में मैंने पहले चुनाव लड़ा, तो स्कूल में पढ़ते थे यहीं पोंटा में। तो परिवार ही बच्चों को देखता था। मैं तो महीने में मुश्किल से 2 या 3 दिन घर आता था, कपड़े लिए फिर चले गए। क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से हमारा क्षेत्र है उसमें कितना घूमना पड़ता है, कितना रहना पड़ता है। जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती गई पार्टी के, तो और काम बढ़ते गए। तो परिवार का हमेशा पूरा सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि हमें समय कम मिलता है, लेकिन वो हमारा जॉब जिस प्रकार से उसको समझते हुए वो एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है, वो घर को संभालते हैं, देखते हैं। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स में मैं बैडमिंटन बहुत खेलता था स्कूल टाइम से। कॉलेज में मैं बैडमिंटन का टीम का कैप्टन रहा। 2 बार लगातार कॉलेज में मैं कैप्टन रहा बैडमिंटन का। तो बैडमिंटन में बहुत खेलता था। क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन बैडमिंटन अभी कभी टाइम मिलता है? अब समय नहीं मिल पाता है, अब बहुत कम। बैकबोन के कारण भी? अब तो खैर बैकबोन में थोड़ी चोट लगी है, लेकिन उससे पहले बीच में समय कभी मिलता था, थोड़ा मोटा खेलते थे। लेकिन राजनीति क्षेत्र में समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। क्रिकेट देखते हैं? हाँ, क्रिकेट खेलता हूँ। देखते भी हैं जब टाइम देखता मिलता है? हूँ अपने आजकल आईपीएल देखते हैं, आजकल चले हुए आईपीएल तो देख रहे हैं। मूवी देखते हैं? मूवियाँ भी देखते हैं जब समय मिलता है। फेवरेट मूवी कौन सी? जब समय मिलता है, कोई ऐसी फेवरेट कोई नहीं है, ज़्यादा नहीं देख पाते, बट कभी समय हो तो अपना देख ली मूवी। घूमने जाते हैं तो कौन सी फेवरेट जगह है? घूमने के लिए तो फेवरेट जगह हम गोवा ज़्यादा मैं जाता हूँ, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं। तो पहाड़ों में तो हम खुद रहते हैं, समुद्र देखते तो इसलिए हम लोग नीचे प्लेन से समुद्र देखने का ज़्यादा रहता है। तो गोवा की टूरिंग रहती है। कई बारी बाहर भी जाना हुआ है। अभी दोस्तों के साथ ही रहे टूर या फैमिली का भी हो गया? नहीं, फैमिली को लेकर जाते हैं। दोस्तों के हम कम, फैमिली के साथ ही जाते हैं। हमारे
दोस्त लोग हैं, सबकी फैमिलियाँ लेकर जो है वो जाते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं? फेवरेट डिश क्या खाने है? में तो फेवरेट डिश तो मेरी राजमा है। राजमा चावल ज़्यादा पसंद करता हूँ, राजमा चावल ज़्यादा खाता हूँ। क्या बात बाकी नॉन वेज है। जब जो हमारा ट्रेडिशन है जी, जी, वो खाते हैं। तो जब राजनीति से हट के कुछ करते हैं तो क्या पहली प्राथमिकता क्या रहती है कि कैसे रिलैक्स हों? राजनीति से हट के जब समय मिलता है तो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपना समय बिताते हैं। टीवी देख के अपना खाना पीना, घूमना फिरना, बस उसमें ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। तो मतलब हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो हमारा ये निवेदन है कि आपने जो ये इंटरव्यूज़ किए हैं, ये सिलसिला शुरू किया है, ये एक बहुत अच्छा आप लोगों की पहल है। उसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के इंटरव्यूज़ से लोगों को एक प्रेरणाएँ, लोगों का एक उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ जीवन में आई है, किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए आपके चैनल को बधाई। और मेरी तो आपके व्यूवर्स जो है उनसे यही सबसे निवेदन है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। बहुत सारी कठिनाइयाँ जीवन में आती है, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती है जहाँ कई बार आपका मन टूट जाता है, आपका दिल करता है कि अब कुछ नहीं करना, जीवन में कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हिम्मत से आप दोबारा खड़े होइए। ऐसी कोई काम नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आपके अंदर की इच्छा शक्ति होगी, आपकी एक प्रेरणा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप इस सफलता हासिल करेंगे। तो मेरे साथ एक आपसे मैं सभी व्यूवर्स से अपील करना चाहता हूं कि न्यूज़ घाट चैनल को देखने के लिए, इनके सारे कार्यक्रम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब लोग करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत टाइम निकाला, बहुत थैंक यू। टाइट पीरियड था, आपने फिर भी निकाला। और मैरिज एनिवर्सरी की दोबारा शुभकामनाएं, थैंक यू, वो भी थैंक आपका शेड्यूल आज भी था। थैंक यू।